हाय फ्रेंड्स, मैं किरण वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल दी पढ़ाकू योद्धा में आप सभी पढ़ाकू योद्धाओं का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी को अपनी इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लांट न्यूट्रिशन या फिर पादप पोषण कवर करवाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स प्लांट न्यूट्रिशन, ये आप सभी के CGACF एग्जाम के या फिर छत्तीसगढ़ सहायक वन संरक्षक और वन क्षेत्रपाल एग्जाम के जो टेक्नोलॉजी या फिर जो प्रौद्योगिकी है उसके सिलेबस के अंतर्गत जो क्रॉप साइंस इन इंडिया, क्या क्रॉप साइंस इन इंडिया या फिर भारत में फसल विज्ञान दिया हुआ है उसके अंतर्गत भी आएगा। और साथ ही जो बायोलॉजी है उसके अंतर्गत भी प्लांट न्यूट्रिशन टॉपिक है। उसके साथ ही जो एग्रीकल्चर साइंस आता है फ्रेंड्स, जिसमें हम क्रॉप साइंस ही पढ़ते हैं अधिकतर, तो उसमें भी क्या होता है, ये जो प्लांट न्यूट्रिशन टॉपिक है वो आता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो प्लांट न्यूट्रिशन टॉपिक है वो आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आप सभी के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पर देखिए आप सभी के लिए एक क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो टेक्नोलॉजी सिलेबस के अंतर्गत दिया हुआ है, ठीक है। मीन्स टेक्नोलॉजी का जो सिलेबस है उसी के अंतर्गत ही अब एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, वनस्पति उर्वरकों में द्वितीयक माइक्रोन्यूट्रिएंट है या फिर इंग्लिश में सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इन प्लांट फर्टिलाइजर्स आर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो पहला ही है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ठीक है। तो ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है फ्रेंड्स, है ना, और साथ ही जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है दोनों में फर्क है ना, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो, ठीक है। इसी प्रकार और आता है अल्ट्रा माइक्रो। और साथ ही फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण जो न्यूट्रिएंट्स है वो मैं आप सभी को इस वीडियो में कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आज का टॉपिक प्लांट न्यूट्रिशन या फिर पादप पोषण स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं फ्रेंड्स कि आखिर पोषण होता क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या जान लेते हैं कि आखिर पोषण होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है। एक्चुअली में फ्रेंड्स जीवों को विकास करने के लिए, है ना, डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए या फिर वृद्धि करने के लिए और अपने सभी जैविक क्रियाओं को करने के लिए, ठीक है, अपने शरीर को या बॉडी को मेंटेन करने के लिए पोषक पदार्थों या फिर न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो ये जो पोषक पदार्थ या फिर न्यूट्रिएंट्स है जिनको जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर जीवित जीव है इसे ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रहण करना है मीन्स जो भी पोषक पदार्थ है, पोषक तत्व है, उनको ग्रहण करना और उनका उपयोग करना, क्या उनको ग्रहण करना और उनका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। और जिन पोषक और जिन तत्वों की या फिर पदार्थों की आवश्यकता होती है हमारे ग्रोथ के लिए, विकास के लिए, हमारे बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, वो सभी जो तत्व है वो क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं या फिर पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखिए अब मैं आगे आप सभी को बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को क्या बताऊंगी आज, तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप सभी को अपने इस वीडियो में पौधों में जो पोषण होता है उसके प्रकार के बारे में बताती हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। मीन्स जो स्पेसिफिक जो भी विधियां है या फिर टाइप्स है उसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से फ्रेंड्स क्वेश्चन आता ही है। अगर आप अदर एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आप सभी को क्या बताऊंगी, जो प्लांट्स है, क्या जो प्लांट्स है उसमें जो मिनरल न्यूट्रिशन होता है मीन्स प्लांट्स में जो भी खनिज पोषण होता है उसके बारे में बताऊंगी, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जिसे मैं कवर करवाने वाली हूँ, ठीक है। और ये जो बताने वाली हूँ फ्रेंड्स मैं आप सभी को खनिज पोषण या फिर मिनरल न्यूट्रिशन, इसी से ही आप सभी के टेक्नोलॉजी सिलेबस के अंतर्गत क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि ये जो खनिज पोषण या फिर जो भी मिनरल न्यूट्रिशन है वो आप सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और साथ ही फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप सभी को पोषण की विधियां बताऊंगी, तो ये भी आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप सभी मेरे इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन मिस हो जाएगा, क्योंकि आप सभी के जो सिलेबस है उसमें हालांकि अच्छे से
क्लियर नहीं किया गया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया है और उन क्वेश्चंस को देखकर ही मीन्स पूरा एनालिसिस करने के बाद ही मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, पौधों में पोषण की विधियाँ। तो फ्रेंड्स, जो प्लांट्स है उसमें 2 प्रकार का पोषण होता है। ठीक है, क्या जो प्लांट्स है उसमें 2 प्रकार का पोषण होता है फ्रेंड्स। एक होता है स्वापोषण और एक होता है विषम पोषण। क्या, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, और ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत फिर से 2 प्रकार से डिवाइड कर दिया जाता है। रसायन स्वापोषण, जिसे कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो कीमो वर्ड है वो रसायन से संबंधित है, इसलिए कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। और जो प्रकाश स्वापोषण है, क्या जो सेकंड है वो क्या है? प्रकाश स्वापोषण। इसे क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और आप सभी जानते होंगे कि जो फोटो वर्ड है वो किससे संबंधित है? प्रकाश से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, ये जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है फ्रेंड्स, एक्चुअली में हमें पढ़ना इसी को ही है ज़्यादा डिटेल से, क्योंकि इससे ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत फ्रेंड्स हम 4 टाइप्स और पढ़ेंगे। मीन्स इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, जैसा कि दिया हुआ है। पैरासाइटिक मीन्स परजीवी। ठीक है, और ये जो परजीवी है वो फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। होलो पैरासाइटिक मीन्स पूर्ण परजीवी, उसके बाद आंशिक परजीवी या फिर फैकल्टेटिव परजीवी या फिर पैरासाइटिक। ठीक है, क्या? फैकल्टेटिव पैरासाइटिक। ठीक है, उसके बाद मृतोपजीवी आ जाता है या फिर सेप्रोफाइटिक आ जाता है। क्या? सेप्रोफाइटिक। उसके बाद सहजीवी या फिर सिम्बायोटिक आ जाता है। उसके बाद कीट भक्षी या फिर इंसेक्टिव वायरस आ जाता है। क्या आ जाता है? इंसेक्टिव वायरस। और ये जो इंसेक्टिव वायरस है फ्रेंड्स, इसी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आज तक पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, है ना। इन सभी का डिटेल मैं आप सभी को बताते जाती हूँ। और साथ ही स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आप सभी को बता देती हूँ कि मैं आप सभी को इन सब का डेफिनेशन अच्छे से समझाते चलूँगी, लेकिन फ्रेंड्स आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट सिर्फ क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम्पल्स। आप सभी के एग्जाम्स में फ्रेंड्स ओनली एग्जाम्पल से पूछा जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए आप सभी को पूछ देगा कि इनमें से कौन सा प्लांट जो है मृतोपजीवी है या फिर सेप्रोफाइटिक है। ठीक है, तो नीचे आप सभी को ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें नाम दिए रहेंगे कुछ प्लांट्स के, तो आप सभी को बताना होगा। मीन्स आप सभी को उसमें जो भी ऑप्शन है उसमें टिक करना होगा कि इनमें से कौन सा जो है सेप्रोफाइटिक या फिर मृतोपजीवी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सभी को क्या करना है? सिर्फ एग्जाम्पल से याद रखना है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि ये कितना इजी टॉपिक है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ 3-4 जो नाम है उसे ही याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आप सभी को वो सारे नाम से बताने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले क्या? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसके जैसा कि मैं बताई, इसके 2 टाइप्स हैं। पहला क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या? कीमो या फिर कैमो भी पढ़ते हैं इसे कई लोग। ठीक है, तो आप जो भी चाहे वो पढ़ सकते हैं, वो आप सभी को प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप चाहे कीमो पढ़े या फिर कैमो पढ़े। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसके अंतर्गत फ्रेंड जो भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका उपयोग करते हैं। क्या? ऐसा पोषण है ये जिसके अंतर्गत जो भी प्लांट्स है ना, या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ रहता है उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये कैसे उत्पन्न होता है ऊर्जा? रासायनिक अभिक्रिया से, इसलिए इसे क्या कहते हैं? रसायन स्वापोषण कहते हैं। ठीक है, क्या? रसायन स्वापोषण या फिर कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप सभी को याद रखना है। नाइट्रोसोमोनास। क्या? नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल याद रखना है फ्रेंड्स, एक बार फिर से सुन लीजिए। नाइट्रोसोमोनास। क्या? नाइट्रोसोमोनास और क्या याद रखना है? नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं आप सभी के लिए इतने बार बोल रही हूँ तो आप सभी को इजीली अच्छे से याद हो जाएगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं जो भी बता रही हूँ उसे अच्छे से याद करते जाइए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे मैं आप सभी को बताती हूँ प्रकाश स्वापोषण या फिर फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो फ्रेंड्स इसे तो बताने की आवश्यकता है नहीं, आप सभी जानते हैं कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, है ना,
क्या जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी को इस वीडियो में ऐसे प्लांट्स भी बताने वाली हूँ जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के सारे प्लांट्स जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, लेकिन जैसे कि अगर हम 100% लें तो उसमें से 95% अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो जो 5% है ना, जो प्लांट्स हैं वो जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये किसी और पर डिपेंड रहते हैं, मीन्स किसी और प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स के बारे में मैं आप सभी को आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो प्रकाश स्वापोषण है मीन्स इसके अंतर्गत जो भी प्लांट्स आते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप सभी को प्रकाश संश्लेषण के बारे में बता देती हूँ। तो इसके अंतर्गत पौधे क्या करते हैं, क्लोरोफिल और जो सनलाइट है उसके प्रेजेंस में जो भी CO2 और H2O है, क्या जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो जल है उसके द्वारा अपने भोजन के निर्माण करते हैं। मीन्स इन्हें ये कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, किस में परिवर्तित कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं, और यही क्या होता है, इनका भोज्य पदार्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सब आते हैं। ठीक है, क्या हरे पेड़ पौधे आते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं बताया कि 100 में से तो 95% या फिर 95% से ज़्यादा प्लांट्स भी हो सकते हैं जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और जो बहुत ही कम प्लांट्स हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें पर्णहरिम प्रेजेंट नहीं होता है ना। तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो सभी हरे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, और साथ ही जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, है ना, जिनमें जैसे सियानो बैक्टीरिया हो गया, तो इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। जो सियानो बैक्टीरिया है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये क्या कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे मैं आप सभी को बताती हूँ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या फिर विषम पोषण न्यूट्रिशन। तो इसी के अंतर्गत आएगा फ्रेंड्स ऐसे प्लांट्स आएंगे जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले ही दिया हुआ है परजीवी या फिर पैरासाइटिक, है ना। तो नाम ही है परजीवी, मीन्स दूसरे पर डिपेंड रहने वाला। पर मीन्स होता है दूसरा, ठीक है, और वैसे पैरासाइटिक से ही बना हुआ है ये, है ना। तो देखिए ये जो जीव है फ्रेंड्स या फिर ये जो भी प्लांट्स हैं, अब देखिए प्लांट्स भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें कहीं पे भी अगर जीव शब्द का यूज होता है तो आप सभी को कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए आगे देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, परजीवी पोषण। ठीक है, तो देखिए ये जो परजीवी पोषण या फिर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है फ्रेंड्स, वह पोषण की विधि है जिसमें जीव अपने लिए आवश्यक पदार्थों को क्या करता है, दूसरे जीवों से प्राप्त करता है। मीन्स एक जो प्लांट है वो अपने आवश्यक पदार्थों के लिए किस पर डिपेंड रहता है, दूसरे जो प्लांट्स है उस पर डिपेंड रहता है। इसीलिए ही इसे क्या कहा जाता है, पैरासाइटिक या फिर परजीवी कहा जाता है। ठीक है, और साथ ही ये जो परजीवी है, ये जो भी विधि से मीन्स ये जो विधि है इन लोगों के पोषण प्राप्त करने की, इसे ही परजीवी पोषण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसे फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं पहले ही बता दी थी आप सभी को कौन कौन से भाग में। पूर्ण परजीवी पोषण, ठीक है, इसे हम लोग होलो पैरासाइटिक भी कह सकते हैं या फिर टोटल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो होलो मतलब क्या होता है, पूरा होता है ना, इसलिए होलो पैरासाइटिक भी कहते हैं और साथ ही टोटल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जैसा कि होलो है ना या फिर पूर्ण परजीवी, मीन्स ये ऐसे जीव होते हैं या फिर ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने जीवन पर्यंत कभी भी फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं और किसी और प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, क्या किसी और प्लांट्स पर या फिर किसी दूसरे जीव पर ये डिपेंड रहते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे अमरबेल, अमरबेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कस्कूटा कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है अमरबेल, आप सभी ने देखा भी होगा। ये जो अमरबेल होता है वो किसी और जो भी प्लांट्स है उसके तने से लिपटा हुआ रहता है। ठीक है, तो अमरबेल तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है आप सभी के लिए। इसके अलावा आप सभी को सिर्फ 2 और बातें याद रखनी है, मीन्स 2 और पौधे याद रखना है, ओरोबैंकी और रेफ्लिसिया। तो रेफ्लिसिया भी तो आप सभी भली भांति परिचित होंगे। जो रेफ्लिसिया है ये वही रेफ्लिसिया है जिसका जो पुष्प है या फिर जो फ्लावर है वो विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर है। क्या है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर है। ठीक है, आप सभी अपनी स्क्रीन पर देखिए अमरबेल का इमेज शो हो रहा है, साथ ही रेफ्लिसिया का भी इमेज शो हो रहा है। फ्रेंड्स, इसका जो फ्लावर है फ्रेंड्स वो 1 मीटर व्यास वाला होता है और 7 किलो वजन का होता है। देखिए कितना बड़ा होता है ये फ्लावर। ठीक है, इसलिए ये जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, मीन्स ये जो रेफ्लिसिया का जो फ्लावर है वो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। ठीक है, या फिर फ्लावर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आपको तो पता ही है रेफ्लिसिया है ना, और अमरबेल से तो आप भली भांति परिचित होंगे। अमरबेल को इंग्लिश में कस्कूटा कहते हैं, ये भी याद रख लीजिए। ठीक है,
और इसके अलावा आपको एक ही एक्स्ट्रा याद रखना है, ओरोबैंकी। क्या याद रखना है? ओरोबैंकी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो अमरबेल है ना, ये जो अमरबेल है जो कि दूसरे पौधों के तने से लिपटा रहता है, तो आखिर इनमें क्या होता है जिसके वजह से मीन्स इनके अंतर्गत ऐसा कौन सा अंग होता है जिसके वजह से ये दूसरे के द्वारा भोजन ले लेते हैं? तो फ्रेंड्स, इनमें एक विशेष प्रकार का जड़ होता है जिसका क्या नाम है? प्रसूचकांग नाम है। वैसे हिंदी में अगर प्रसूचकांग दिया रहेगा तो आप सभी जान जाएंगे, ठीक है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? चूस, है ना। चूस मीन्स चूसना, है ना। तो इससे तो आप सभी समझ जाएंगे। इसलिए आप सभी को हिंदी में नहीं देगा, आप सभी को इंग्लिश में देगा कि इसमें क्या जो भी स्ट्रक्चर है वो पाया जाता है जिससे क्या कर लेते हैं? परपोषण कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें क्या पाया जाता है? प्रसूचकांग, या फिर इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? हॉफ्टोरिया। क्या कहते हैं? हॉफ्टोरिया। तो इनमें क्या पाया जाता है? हॉफ्टोरिया पाया जाता है फ्रेंड्स, जिसके वजह से ये क्या कर लेते हैं? परपोषण या परजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, जो ओरोबैंकी है उसमें भी क्या पाया जाता है? सकिंग रूट्स पाया जाता है, मीन्स चूसक जड़ें पाई जाती है ना, जिसकी वजह से क्या कर लेते हैं? परजीवी पोषण कर लेते हैं। तो स्पेशल नाम आप सभी के लिए किसके लिए दिया हुआ है? अमरबेल के लिए दिया हुआ है, और अमरबेल बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, इसलिए हॉफ्टोरिया को आप सभी जरूर याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलिए, अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इसका सेकंड टाइप या फिर सेकंड प्रकार क्या है? आंशिक परजीवी पोषण, या फिर फैकल्टेटिव पैरासाइटिक और सेमी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इससे हम क्या कह सकते हैं? सेमी पैरासाइटिक भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि नाम ही क्या है? आंशिक परजीवी पोषण। तो फ्रेंड्स, ये ऐसे पोषण होते हैं, मीन्स इसके अंतर्गत ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसे जीव आते हैं जो कि दूसरों से पोषण प्राप्त जरूर करते हैं, ठीक है, लेकिन आवश्यकता अनुसार। मीन्स ये जो प्लांट्स होते हैं वो एक्चुअली में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो कर लेते हैं, क्या? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो कर लेते हैं, लेकिन ये दूसरे प्लांट्स जो होते हैं उनके तनों पर उगते हैं। क्या? जो दूसरे प्लांट्स होते हैं ना, उनके तनों पर ये क्या करते हैं? ग्रोथ करते हैं, और उनसे क्या लेते हैं? जो भी जल चाहिए होता है, मीन्स वाटर, और जो भी मिनरल्स पदार्थ हैं उनका शोषण वो दूसरे प्लांट से करते हैं। मीन्स ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो कर लेते हैं, लेकिन उस क्रिया को करने के लिए जो भी वाटर चाहिए रहता है, ठीक है, या फिर अपने ग्रोथ करने के लिए जो भी आवश्यक मिनरल्स चाहिए रहता है उसको किसी और प्लांट से लेते हैं, क्योंकि वे किसी और प्लांट्स पर ही उगते हैं। क्या करते हैं? किसी और प्लांट्स पर ही उगते हैं, तो उन्हीं से ही क्या लेते हैं इन लोग? जो भी जल चाहिए, मीन्स वाटर चाहिए, और जो भी खनिज पोषक पदार्थ चाहिए उनको ये उसी पादप से लेते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आंशिक परजीवी कहा जाता है, क्योंकि ये हालांकि प्रकाश संश्लेषण तो कर ले रहे हैं लेकिन पूरे तरीके से स्वतंत्र होकर ये काम नहीं कर रहे हैं। इनको कुछ आवश्यक खनिज तत्वों के लिए और वाटर वगैरह के लिए किसी और पर डिपेंड होना पड़ रहा है, क्योंकि ये किसी और के प्लांट पर ही उग रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आंशिक परजीवी या फिर सेमी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है, मीन्स सेमी पैरासाइटिक जो भी जीव है वो कहा जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है फ्रेंड्स? इसका एग्जाम्पल है लोरेंथस विस्कम। क्या? एक है लोरेंथस और दूसरा है विस्कम। पहला क्या है फ्रेंड्स? लोरेंथस, और दूसरा क्या है? विस्कम। तो आप सभी को इसके लिए सिर्फ दो ही एग्जाम्पल याद रखना है फ्रेंड्स, क्या? लोरेंथस और विस्कम, ठीक है। इसके साथ ही कुछ फंगस भी होते हैं फ्रेंड्स, कुछ जो कवक है वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। क्या? कवक को फंगस भी बोलते हैं, फंगी भी बोलते हैं और फंजाई भी कहते हैं। तो आप सभी ये सारे नाम से जरूर याद रखिए, ठीक है। तो ये जो फंगस या फंजाई है फ्रेंड्स, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी को किसका किसका नाम याद रखना है? लोरेंथस, साथ ही विस्कम, और ये जो कवक है फ्रेंड्स, एक्चुअली में सारे कवक इसके अंतर्गत नहीं आते। ये जो कवक हैं वो मेनली सैप्रोफाइटिक जो न्यूट्रिशन है उसके अंतर्गत आते हैं। तो कुछ जो कवक है वो आंशिक परजीवी के अंतर्गत भी आ जाते हैं, है ना। लेकिन अगर आप सभी को जैसा कि कवक के बारे में पूछा कि कवक जो है कौन सा न्यूट्रिशन करता है, और ऑप्शन में अगर आप सभी को सैप्रोफाइटिक मीन्स जो मृतोपजीवी पोषण है वो भी दिया रहे और आंशिक परजीवी पोषण है वो भी दिया रहे, तो आप सभी हमेशा मृतोपजीवी पोषण को ही टिक करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है मृतोपजीवी के अंतर्गत ही है ना। लेकिन कुछ जो कवक है वो किसके अंतर्गत भी आ जाते हैं, जैसे कि 100% में से हो सकता है 2% जो है किसके अंतर्गत आ जाए? आंशिक परजीवी पोषण के अंतर्गत आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा आंशिक परजीवी पोषण, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसा कि इसका नाम क्या है? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और हिंदी में क्या नाम है इसका? मृतोपजीवी पोषण। क्या नाम है? मृतोपजीवी पोषण। तो ये जो मृतोपजीवी पोषण है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो कि मृत सड़े गले, क्या?
ऐसे जीव या फिर ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि मृत और जो सड़े गले पदार्थ होते हैं फ्रेंड्स, उनसे अपना पोषण लेते हैं। ठीक है, और ये जो पोषण है वो किसके रूप में लेते हैं इन लोग जो है डायरेक्टली जो भी घुलित कार्बनिक पदार्थ है उसके रूप में ले लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये चूंकि क्या करते हैं, मृत सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण लेते हैं, इसलिए ये जो जीव है वो क्या कहलाते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं या फिर सेप्रोफाइटिक कहलाते हैं। और साथ ही ये जो न्यूट्रिशन है इसे क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत जो बैक्टीरिया और जो कवक है ना, फंजाई, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। इसके अलावा जो प्लांट्स है इनका नाम बता देती हूँ मैं, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है और जो फंजाई है ना, ये अलग कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन ये बेस्ट एग्जाम्पल होता है फ्रेंड्स मृतोपजीवी का, इसलिए मैं आप सभी को बता दी हूँ, है ना। और प्लांट्स के अंतर्गत आपको किसका किसका नाम याद रखना है वो मैं आप सभी को बता देती हूँ, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट्स न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं ना, उसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन कौन से प्लांट्स आते हैं। तो कौन कौन से प्लांट्स याद रखना है आप सभी को, मोनोट्रॉप नियोसिया, क्या, मोनोट्रॉप नियोसिया, लाइकोपोडियम, कवक बैक्टीरिया तो मैं बता चुकी हूँ, मैं आप सभी के लिए लिख भी दी हूँ। क्यों लिखी हूँ, ताकि आप सभी कवक बैक्टीरिया को भी जानें। ठीक है, तो कवक बैक्टीरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन अगर पौधों में पूछा जाए तो पौधों के अंतर्गत मैं जो नाम बता रही हूँ इसे ही आप सभी को याद रखना है। तो क्या क्या नाम याद रखना है फ्रेंड्स, नियोसिया, मोनोट्रॉप। ठीक है, इसके अलावा ये जो नियोसिया और जो मोनोट्रॉप मैं आप सभी को बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये कौन से पादप के अंतर्गत आते हैं, ये आवृत बीजी या फिर एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत, जो एंजियोस्पर्म जो होते हैं, मीन्स अगर हम प्लांट का अगर डिवीज़न देखें या फिर जब प्लांट का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो इसमें एक प्लांट का एक टाइप आता है जो कि सबसे विकसित टाइप होता है। ठीक है, क्या होता है, सबसे विकसित टाइप होता है, और उस टाइप को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एंजियोस्पर्म, और साथ ही हिंदी में क्या बोलते हैं, आवृत बीजी कहते हैं। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत आते हैं ये जो नियोसिया और जो मोनोट्रॉप है वो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा एक दो नाम और याद रख लीजिए, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत मीन्स ये भी प्लांट का एक डिवीजन है, मीन्स क्लासिफिकेशन है फ्रेंड्स टेरिडोफाइटा। तो इसके अंतर्गत आते हैं बॉट्रिकियम, क्या, बॉट्रिकियम और लाइकोपोडियम, बॉट्रिकियम और लाइकोपोडियम। तो सिर्फ ये चार ही नाम आप सभी को याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, नियोसिया, मोनोट्रॉप और टेरिडोफाइटा में आएगा आपका बॉट्रिकियम और लाइकोपोडियम, बॉट्रिकियम और लाइकोपोडियम। ठीक है फ्रेंड्स, क्या, बॉट्रिकियम और लाइकोपोडियम। तो आप सभी को ये दोनों बातें बहुत ही अच्छे से याद रखनी है, मीन्स जो एंजियोस्पर्म है उसका भी याद रखिए और साथ ही जो टेरिडोफाइटा है उसको भी याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो मैं बताई आप सभी को नियोसिया और जो मोनोट्रॉप, एक्चुअली में ये सहजीविता प्रदर्शित करते हैं कवक के साथ। ठीक है, किसके साथ, कवक के साथ। मीन्स जब ये उगते हैं फ्रेंड्स तो कुछ समय के बाद ये कवक के साथ जो है सहजीविता मीन्स सिम्बायोसिस पोषण के अंतर्गत कवक के साथ अपना क्या कर लेते हैं, रिलेशन बना लेते हैं। ठीक है, और कवक के साथ रिलेशन बनाने के बाद ये एक कवक मूल का निर्माण करते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को हो सकता है पूछा जाए कि ये जो प्लांट्स है मीन्स नियोसिया और मोनोट्रॉप, इनमें क्या पाया जाता है जिसके वजह से ये क्या करते हैं, मृतोपजीवी पोषण करते हैं। तो फ्रेंड्स इनमें माइकोराइजा पाया जाता है, जिसे हिंदी में कवक मूल कहते हैं। क्या पाया जाता है, माइकोराइजा पाया जाता है, जिसे हिंदी में कवक मूल कहते हैं। ठीक है, ये जो प्लांट्स है फ्रेंड्स है ना, जिनमें से जो मोनोट्रॉप वगैरह है ना, ये क्या करते हैं, एक्चुअली में कवक के साथ सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। तो आप सभी ये बात भी याद रखिए कि ये जो मोनोट्रॉप है और जो नियोसिया है वो कवक के साथ सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा जीव जो है किसके साथ सिम्बायोसिस या फिर सहजीविता प्रदर्शित करता है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो आप सभी याद रखिए कि मोनोट्रॉप और नियोसिया जो है वो कवक सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे मैं आप सभी को यही बताने वाली हूँ, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन या फिर सहजीवी पोषण, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन या फिर सहजीवी पोषण। तो सहजीवी पोषण की वह विधि है फ्रेंड्स जब दो पौधे आपस में संयुक्त रूप से साथ रहकर मीन्स साथ रहकर भाई है ना, साथ रहकर जीवन यापन करते हैं। ठीक है, और ऐसे जो पादप है फ्रेंड्स वो क्या कहलाते हैं, फिर सहजीवी पादप कहलाते हैं, और पोषण की यह विधि सहजीवी पोषण कहलाता है। मीन्स जब दो पादप आपस में मिलकर पोषण मीन्स साथ रहकर जीवन यापन करते हैं तो ये सहजीवी पादप कहलाते हैं। ठीक है,
और इनके पोषण प्राप्त करने की यह विधि सहजीवी पोषण कहलाता है। एक्चुअली में फ्रेंड्स इसके अंतर्गत होता क्या है कि एक जो पादप होता है वो जो भी खनिज पदार्थ चाहिए होता है या जो भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है, जैसे जल हो गया है ना, मिनरल्स हो गया, वो उपलब्ध कराता है। और दूसरा क्या करता है, दूसरा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इस प्रकार इनका जीवन अच्छे से चलता है और एक दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचाते फ्रेंड्स। जैसा कि परजीवी में अगर हम देखें तो परजीवी में क्या होता है, ये नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं बताई अभी, जैसे सिम्बायोसिस में भी क्या कर रहे हैं, लोग आपस में मिलकर ही रह रहे हैं ना। ठीक है, तो परजीवी में भी क्या होता है, एक जीव जो है दूसरा जीव पर ही डिपेंड रहता है, लेकिन परजीवी में जो दूसरा जीव होता है वो नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि मच्छर है ना, मच्छर एक परजीवी ही ले सकते हैं, मच्छर हमें काटता है ना, लेकिन एक्चुअली में वो हमसे पोषण जरूर ले रहा है लेकिन हमें नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जो सिम्बायोसिस है उसमें जो भी दो जीव आपस में कनेक्टेड रहते हैं, जीवन यापन करते हैं, है ना, लाइफ टाइम, तो ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स लाइकेन। लाइकन जो है वो क्या है, एक्चुअली में एक कवक और एक शैवाल का क्या है, सिम्बायोसिस या फिर सहजीविता है। ठीक है, किसका किसका, एक कवक और शैवाल का। तो शैवाल क्या करता है फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करता है और जो कवक है वो सहजीवी पादप के लिए आधार प्रदान करता है। ठीक है, और साथ ही जो खनिज तत्व वगैरह है वो भी उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार ये जो लाइकेन है वो बेस्ट एग्जाम्पल है जिसे आप सभी को याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो लाइकेन है इसके दो नाम हैं जिन्हें मैं आप सभी को बता देती हूँ। मीन्स वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मैं सिर्फ दो नाम आप सभी को बता रही हूँ। यूसनिया बारबाटा और परमेलिया फ्लेविकेंस। ठीक है, तो ये दोनों नाम आप सभी को जरूर याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखिए, आगे मैं आप सभी को बताती हूँ इंसेक्टिवोरस और न्यूट्रिशन। क्या, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, और ये लास्ट है फ्रेंड्स आप सभी के लिए न्यूट्रिशन के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं, जैसा कि नाम है क्या, इंसेक्टिवोरस मीन्स कीट भक्षी, कीटों का भक्षण करते हैं। ऐसे पादप होते हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि मांसाहारी पौधे इनमें से कौन कौन है। तो जैसा कि ये क्या करते हैं, पौधे और कीटों का भक्षण करते हैं। मीन्स ये जो पौधे होते हैं वो एक्चुअली में मांसाहारी पौधे होते हैं। कैसे पौधे होते हैं, मांसाहारी पौधे होते हैं। और ऐसा क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। एक्चुअली में ये जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो करते हैं। ठीक है, मीन्स प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं और अपना भोजन का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इनमें क्या होता है, एक्चुअली में नाइट्रोजन की कमी होती है। ये जिस जगह पर उगते हैं, मीन्स जहाँ पर इनका ग्रोथ होता है, जैसे कि ये अधिकतर दलदली जो क्षेत्र होते हैं, मीन्स जो भी दलदली भूमि होती है, जो भी दलदली एरिया होता है, वहीं पर ये ग्रोथ करते हैं या फिर वहीं पर ही इनका प्रोडक्शन होता है ना। तो यहाँ पर जब ये उगते हैं फ्रेंड्स, है ना, तो वहाँ की जो जमीन होती है या फिर जो भी सॉइल होता है उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, जो कीट भक्षी पादप होते हैं उनका भक्षण करते हैं या फिर उन्हें ग्रहण कर लेते हैं, है ना, और उनको पचा करके उनमें जो भी नाइट्रोजन रहता है उसको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए ये कीट का भक्षण करते हैं। इस प्रकार में प्रकाश संश्लेषण तो होता है लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आप सभी को बता देती हूँ फ्रेंड्स। सबसे पहला एग्जाम्पल जो कि बहुत ही फेमस है वो है कलश पादप। और ये जो कलश पादप है इसे ही घटपर्णी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, घटपर्णी के नाम से भी जाना जाता है। और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, नेपेंथीज कहते हैं। क्या कहते हैं, नेपेंथीज कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आप सभी अपने स्क्रीन पर देखिए, इसका इमेज शो हो रहा है ना। ये जो कलश पादप है फ्रेंड्स, इसकी पत्तियां जो होती है ना एक्चुअली में वो कलश के समान रहती है। ठीक है, किसके समान रहती है, कलश के समान रहती है। और ये विशेष प्रकार का एक जो लिक्विड है उसको उत्पन्न करते हैं। ठीक है, मीन्स उसका सिक्रेशन करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कीट वगैरह होते हैं वो लालच से इनके पास आ जाते हैं, फिर ये जो कलश होता है, मीन्स जो पादप का कलश से बना होता है उसमें गिर जाते हैं। और इसके अंतर एक विशिष्ट प्रकार का एंजाइम होता है, पाचक एंजाइम, जिसमें ये कीट को पचा लेते हैं और उससे जो भी नाइट्रोजन रहता है उसको अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है, तो आप सभी देखिए स्क्रीन पर इसका इमेज शो हो रहा है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा कि कलश पादप कैसा रहता है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकेंड एग्जाम्पल है यूट्रिकुलेरिया। क्या है यूट्रिकुलेरिया, ये जो यूट्रिकुलेरिया है फ्रेंड्स एक्चुअली में ये जलीय पौधा है, तालाब वगैरह में मिलता है ये। ठीक है, और इसका भी इमेज आप सभी देख लीजिए।
और आगे मैं आप सभी को 2-3 और एग्जाम्पल बता देती हूँ। आप सभी के से नाम ही पूछा जाता है तो आप सभी नाम ही याद रखें, और इसके जो फीचर्स हैं वो मैं आप सभी को बता ही दी हूँ कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये ग्रहण करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल एक यूट्रिकुलेरिया, उसके बाद डायोनिया, ठीक है, क्या डायोनिया, बटरवर्ट या फिर इसे पिंगविकुला भी कहते हैं। इसके बाद है ड्रोसेरा, क्या ड्रोसेरा। मैं जितना भी नाम बता रही हूँ इसे ज़रूर याद रखिए। इसका नाम सबसे ज़्यादा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में। तो याद रखिए। सबसे पहले क्या बताइए मैं, कलश पादप या फिर जिसे घटपर्णी भी कहते हैं और इंग्लिश में नेफेंथिस कहते हैं। उसके बाद यूट्रिकुलेरिया जो कि एक जलीय पौधा है, साथ ही डायोनिया, क्या फ्रेंड्स, डायोनिया है ना। उसके बाद बटरवर्ट, और साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये जो बटरवर्ट है वो कहाँ मिलता है, हिमालय की श्रृंखलाओं में मिलता है। जैसा कि यूट्रिकुलेरिया क्या था, एक जलीय पौधा था, उसी प्रकार जो बटरवर्ट है या फिर जो पिंगविकुला है वो कहाँ पर मिलता है, हिमालय की श्रृंखलाओं में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ड्रोसेरा, क्या ड्रोसेरा, तो ड्रोसेरा को भी आप सभी ज़रूर याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो भी बातें मैं आप सभी को बताई हूँ, है ना। तो आप सभी मैं जितना भी बातें बताई हूँ उसे ज़रूर याद रखिएगा, और जितना भी एग्जाम्पल बताई हूँ उसे तो आप सभी ज़रूर याद रखिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं दूसरा जो भी टॉपिक मैं आप सभी को बताने वाली थी, है ना। तो क्या बताने वाली थी मैं आप सभी को, जो मिनरल न्यूट्रिशंस है, ठीक है, क्या मिनरल न्यूट्रिशन या फिर जो खनिज पोषण है पादप में, उसको बताने वाली हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसे मैं पहले ही आप सभी को शो कर दी हूँ। और अभी मैं जब आप सभी को पढ़ाऊंगी फ्रेंड्स मिनरल न्यूट्रिशन, है ना, तो आप सभी को जो क्वेश्चन मैं शो करी थी, है ना, उसका आंसर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आंसर पर मैं टिक पहले से ही कर दी थी, लेकिन उसका जब मैं अभी बताऊंगी तो और भी अच्छे से आप सभी को समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स या फिर पौधों में खनिज पोषण। तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो पौधे हैं वो अपने आवश्यक भोज्य पदार्थ का निर्माण किसके द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा करते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी इन्हें कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कहाँ से लेते हैं, जहाँ पर भी ये उगते हैं वहाँ की जो भी सॉइल रहती है या फिर मिट्टी रहता है ना, वहाँ से ये लेते हैं। ठीक है। तो चूंकि ये क्या करते हैं, मिट्टी से लेते हैं या फिर भूमि से लेते हैं या फिर अर्थ भी कह सकते हैं हम, है ना, तो अर्थ से लेते हैं, इसलिए ये जो भी तत्व है, आवश्यक तत्व, इन्हें क्या कहते हैं, मिनरल एलिमेंट्स कहते हैं या फिर खनिज तत्व कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, खनिज तत्व कहते हैं। साथ ही मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो खनिज तत्व है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन खनिज तत्वों की कमी से या फिर उनकी अनुपस्थिति से या फिर जब ये एब्सेंट हो जाते हैं किसी भी प्लांट्स में, तो उनमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर देते हैं या फिर उनकी वृद्धि अच्छे से नहीं हो पाती है। जैसा कि मैं आप सभी को प्लांट डिसीज जब बताई थी फ्रेंड्स, तो बता चुकी हूँ कि कुछ जो मिनरल्स होते हैं जैसे जिंक, है ना, जिंक की कमी से जो धान है उसमें क्या हो जाता है, खैरा रोग हो जाता है, बता चुकी हूँ ना। तो ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाएगी तो जो भी पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हरी होती हैं उनका हरा रंग गायब हो जाता है ना। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिनकी कमी होने से जो पौधे के जो नेचुरल गुण है या फिर नेचुरल प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को अब बताती हूँ खनिज तत्वों के बारे में। अब देखिए फ्रेंड्स वैज्ञानिकों के द्वारा यह पता लगाया गया है कि जो भी पौधे हैं उनकी वृद्धि के लिए 30 प्रकार के खनिज तत्व आवश्यक होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 30 प्रकार के खनिज तत्व आवश्यक होते हैं। उनमें से जो 17 खनिज तत्व हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही आवश्यक, मीन्स अति आवश्यक तत्व होते हैं। कितने, 17 या फिर 17। और जो बाकी बचे हैं फ्रेंड्स वो क्या होते हैं, उतने आवश्यक नहीं होते हैं। इसलिए ये जो 17 तत्व है उसे अनिवार्य तत्व या फिर अति आवश्यक तत्व कहते हैं, और जो बाकी तत्व बचे हैं या फिर बाकी तत्व जो है उन्हें क्या कहते हैं, नॉन इसेंशियल एलिमेंट्स या फिर अनावश्यक खनिज तत्व कहते हैं। मीन्स अगर वो है, मीन्स प्लांट्स में प्रेजेंट है तब भी ठीक है, और प्लांट्स में अगर नहीं भी है तो भी प्लांट्स का जो ग्रोथ है उतना इफेक्टिव या फिर जो भी प्लांट्स है उसके ग्रोथ को उतना इफेक्ट नहीं करता है जितना ये आवश्यक तत्व नहीं हो तो इफेक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देख लीजिए कितने तत्व जो है वो आवश्यक तत्व हैं। ठीक है। तो इसको फ्रेंड्स जो अनिवार्य आवश्यक तत्व हैं इन्हें भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, दीर्घ मात्रिक तत्व या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और कौन से लघु मात्रिक तत्व या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो देखिए फ्रेंड्स जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, तो देखिए फ्रेंड्स कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से या फिर दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स,
कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्या CHO। ठीक है, तो ये तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए क्योंकि ग्लूकोज के फॉर्मूले में आता है। और ग्लूकोज ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट है जिसका निर्माण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से करते हैं। ठीक है, उसके बाद NPK है ना, ये मैं फर्टिलाइजर्स में अच्छे से बता चुकी हूँ NPK के बारे में। NPK मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं प्लांट्स के लिए, इसलिए हम इसे उर्वरकों के रूप में या फर्टिलाइजर्स के रूप में डालते हैं, मीन्स प्लांट्स को देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता देती हूँ कि ये जो भी मैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मीन्स दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व और लघु मात्रिक पोषक तत्व हैं, इसको याद करने का ट्रिक जो है ना, वो बता चुकी हूँ अपने जो प्लांट डिसीज वाला वीडियो है उसमें। तो आप सभी जिन्होंने भी प्लांट डिसीज वाला वीडियो नहीं देखा है उसे जरूर देख लीजिए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी को इसमें सिर्फ इनका नाम बता रही हूँ क्योंकि मैं ट्रिक पहले से ही बता चुकी हूँ। और इसके बाद मैं आप सभी को और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो भी प्लांट्स है उसमें जो पोषण के प्रकार है उसको भी बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं इसमें ट्रिक को दोबारा नहीं बता रही हूँ। तो आप सभी प्लांट डिसीज वाला जो वीडियो है उसे देखकर जो भी ट्रिक मैं बताई हूँ उसे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कौन कौन से दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो तत्व है ये 9 तत्व है जो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। मीन्स इसकी आवश्यकता जो है पौधों को अधिक मात्रा में होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ मात्रिक कहते हैं या फिर इंग्लिश में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए लघु मात्रिक तत्व, तो इसके अंतर्गत ऐसे तत्व होते हैं जिनकी कम आवश्यकता होती है, जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, निकिल, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। एक बार फिर से सुनिए फ्रेंड्स, लोहा, जस्ता, तांबा, निकिल, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। और साथ ही फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर आपको याद करने में कोई भी परेशानी हो रही है, ठीक है, वैसे जब तक हम इसे अच्छे से ट्रिक से नहीं देखें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है अगर हम पहली बार देखें। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से बता देती हूँ कि आप सभी प्लांट डिसीज वाला मेरा जो वीडियो है, सेकेंड वीडियो, ठीक है, वैसे तो पहला वीडियो भी आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेकेंड वीडियो में मैं आप सभी को ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है इसको याद करने का ट्रिक बताई हूँ। तो आप सभी उस वीडियो को देखकर उस ट्रिक को अच्छे से सुन लीजिए, जिससे आप सभी को एक ही बार में ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, जो दीर्घ मात्रिक पोषक तत्व है उसको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर। इसके बाद फ्रेंड्स इसे और भी डिवाइड किया गया है, जैसे देखिए फ्रेंड्स आगे मैं आप सभी के लिए अच्छे से लिख कर लेके आई हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट आपको ऐसा ही पूछा जाएगा। अब देखिए आगे मैं बता रही हूँ आप सभी को, जो दीर्घ पोषक तत्व बताई हूँ इसमें कुछ और डिवाइड किया गया है। जैसे ये जो दीर्घ पोषक तत्व है इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, क्या कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इसे क्या कहा जाता है, संरचनात्मक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, संरचनात्मक तत्व कहते हैं या फिर स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इन्हीं के साथ ही नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और मैग्नीशियम, क्या नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और मैग्नीशियम, इसको भी क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और मैग्नीशियम भी संरचनात्मक तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स आप सभी के लिए जो भी उर्वरक है फ्रेंड्स, है ना, उर्वरक है ना या फिर फर्टिलाइजर्स, तो इसमें मैं आप सभी को बताई थी कि ये जो NPK या फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, N से नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम, ये जो NPK है फ्रेंड्स ये प्राइमरी, क्या प्राइमरी न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। मीन्स प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो प्राथमिक पोषक पदार्थ होते हैं उर्वरक के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इसे द्वितीयक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसके अंतर्गत आता है, जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, तो आप सभी मैं जितना डिवाइडेशन बता रही हूँ उसे याद करते जाइए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है फ्रेंड्स आप सभी के लिए जो जैव उत्प्रेरक रहते हैं या बायो कैटेलाइटिकल, ठीक है, क्या बायो
कैटालाइटिकल एलिमेंट्स है फ्रेंड्स, उसे भी आप सभी को एक बार याद रखना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है? आयरन, कॉपर, मैग्नीज, कोबाल्ट। क्या आता है? आयरन, कॉपर, मैग्नीज और कोबाल्ट आता है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने अगर कभी भी केमिकल रिएक्शंस देखा होगा या केमिकल रिएक्शंस कभी भी पढ़े होंगे फ्रेंड्स, तो उसमें आयरन जो है जो वो उत्प्रेरक के रूप में यूज होता ही है। ठीक है, ठीक है, क्या कैटलिस्ट के रूप में जो आयरन है उसका यूज किया ही जाता है फ्रेंड्स। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीज हो गया, इन तीनों का यूज हमने केमिकल में देखा ही है। मीन्स जो भी केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ते हैं उसमें आयरन, कॉपर और मैग्नीज का यूज जो है उत्प्रेरक के रूप में करते हैं। तो फ्रेंड्स ये केमिकल जो भी रिएक्शन होता है उसमें तो उत्प्रेरक के रूप में यूज होता ही है, साथ ही जैव उत्प्रेरक भी है। ठीक है, तो ऐसे आप सभी इसे याद रख सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा नाम याद रखना है, कोबाल्ट। क्या क्या? आयरन, कॉपर, मैग्नीज। ठीक है, आयरन, कॉपर, मैग्नीज ये तो केमिकल में भी यूज होता ही है। ठीक है, मीन्स केमिकल रिएक्शंस में भी रहता ही है। इसके साथ आपको कोबाल्ट एक्स्ट्रा याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इंडिस्पेंसिबल। क्या? इंडिस्पेंसिबल एलिमेंट्स या फिर अपरिहार्य तत्व। अपरिहार्य हिंदी में मीन्स इसका मीनिंग होता है आवश्यक, मीन्स जिसके बिना काम नहीं हो सकता, मीन्स ये चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे तत्व कौन कौन से हैं? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, क्या? पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो क्या क्या है फ्रेंड्स? इंडिस्पेंसिबल एलिमेंट्स या फिर जो अपरिहार्य तत्व या फिर जिसे हम मैंडेटरी भी कह सकते हैं, जिसकी आवश्यकता होती है, मीन्स जिसके बिना काम नहीं चल सकता, इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्या क्या? पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आप सभी को दो बातें और याद रखनी है ओनली, कि देखिए जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ तत्वों को जो है, जो भी तत्व मैं आप सभी को बताई हूँ, जो दीर्घ मात्रिक और लघु मात्रिक है ना, उन तत्वों में से जो कुछ तत्व है फ्रेंड्स उसको इन लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो जमीन है या फिर जहाँ मिट्टी में वो उगे हैं, जहाँ की मिट्टी में वो ग्रोथ कर रहे हैं, उसी मिट्टी से ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्या? उसी मिट्टी से ही प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें वो वायुमंडल से, है ना, मीन्स जो भी वायुमंडल है वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है वहाँ से भी वो ले सकते हैं। मीन्स उसके लिए वो केवल मिट्टी पर या फिर वहाँ की भूमि पर डिपेंड नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं? तो फ्रेंड्स अब खनिज जो तत्व है, मीन्स जो मिनरल एलिमेंट्स है ना, और जो नॉन मिनरल एलिमेंट्स है, इसके अंतर्गत आप सिर्फ नॉन मिनरल एलिमेंट्स मीन्स जो गैर खनिज तत्व, मीन्स जो भूमि से या फिर जमीन से नहीं मिलता है, मीन्स जो मिट्टी से ही मिले ऐसा आवश्यक नहीं है, सिर्फ इनका नाम याद रखिए। बाकी जो बचेंगे वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएगा? फिर जो मिनरल एलिमेंट्स है उसके अंतर्गत आ जाएगा। और ये बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स, जो नॉन मिनरल एलिमेंट्स है मीन्स जिसे जो भूमि है वो वातावरण से भी ग्रहण कर सकते हैं, और वो कौन कौन से है फ्रेंड्स? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जिसे आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, जो कार्बन है वो CO2 के फॉर्म में लेता है ना, आप सभी को पता है ना कि जो प्लांट्स है वो CO2 मीन्स जो वायुमंडलीय CO2 होता है वहाँ से लेता है कार्बन, है ना, और हाइड्रोजन को वो जल से लेता है, और ऑक्सीजन को भी वो वायुमंडल से ही ले लेता है ना। और साथ ही जो नाइट्रोजन है फ्रेंड्स, तो नाइट्रोजन में जो सबसे ज़्यादा वातावरण में जो गैस है वो नाइट्रोजन ही तो है, जो N2 के फॉर्म में रहता है, जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा भी ले लेते हैं कुछ प्लांट्स, है ना। तो इस प्रकार जो CHO और N है, इसके लिए जो प्लांट्स है वो मृदा पर या फिर वहाँ की मिट्टी पर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, मीन्स मिट्टी से ही उनको मिले ऐसा नहीं है, वो कहीं से भी वातावरण से, मीन्स अपने आसपास के वातावरण से भी इन तत्वों को ले सकते हैं। और इसके अलावा जो भी बच गया है फ्रेंड्स, है ना, जितना भी मैं तत्व आप सभी को बताई हूँ वो सभी किसके अंतर्गत आ जाएगा? मिनरल एलिमेंट्स के अंतर्गत आ जाएगा। तो उसे तो याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सभी नॉन मिनरल एलिमेंट्स जो है मीन्स जो गैर खनिज तत्व हैं, क्या गैर खनिज तत्व जिसे इन लोग मिट्टी से ही प्राप्त करें ऐसा आवश्यक नहीं है, सिर्फ इसे याद रख लीजिए, CHO और N। और मैं आप सभी को बता भी दी कि आप सभी इसे कैसे याद रख सकते हैं, है ना, क्योंकि इसे सब कहाँ से लेते हैं प्लांट्स? इसे इन्वायरमेंट या फिर जो भी पर्यावरण है उनके आसपास का, है ना, वहाँ से ये लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज जो कि प्लांट्स के खनिज पोषण से रिलेटेड था, है ना। तो आप सभी को मैं जितना भी मिनरल्स बताई हूँ अलग अलग डिवाइड करके इसे ज़रूर याद रखना है। और आप सभी को मैं क्वेश्चंस भी दिखा दी हूँ कि इससे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स आप सभी समझ ही गए होंगे कि आप सभी को इतना डीप तो याद रखना ही होगा, क्योंकि इतना डीप अब आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहा आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है, जो कि प्लांट न्यूट्रिशन से संबंधित था, जिसमें मैंने आप सभी को एक्स्ट्रा भी बता दी हूँ जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना, क्या बताई मैं आप सभी को, जो भी न्यूट्रिएंट्स है
जिसमें खनिज भी आता है ना, जो खनिज पोषण है उसके बारे में भी बता दी हूँ। और इसके अलावा मैं आप सभी को पोषण की विधियाँ बता दी हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं आप सभी को बता भी दी हूँ कि आप सभी को सिर्फ नाम याद रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सभी के लिए इतने मेहनत करके मैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई हूँ। तो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और जो भी नए बच्चे हमसे कनेक्ट हो रहे हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है फ्रेंड्स, ठीक है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमारा वीडियो आपके पास जाएगा और आप हमसे हमेशा कनेक्ट रह पाएंगे। आपको कुछ भी पढ़ना हो फ्रेंड्स तो आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसका टॉपिक भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है, तो मैं उस टॉपिक से संबंधित आप सभी के लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी हमसे इसी तरह अच्छे से जुड़े रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।